वेल, आज का विषय कल के ही हफ्ते का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। कल हम लोगों ने जो बात की उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने बात किया था अनस्पोकन लैंग्वेज, जिसमें हमने अधिकतर बॉडी लैंग्वेज कवर किया था। बॉडी लैंग्वेज में टॉप टू बॉटम, आप जब प्रवेश करेंगे जीपीएससी बिल्डिंग में, तो प्रवेश करने से लेकर और जब आप एग्जिट करेंगे उस बिल्डिंग से, इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हमारे विचार, हमारे थॉट प्रोसेस, अपना मगज में જે વસ્તુઓ ચાલતી હોય ને, એ પ્રમાણે જ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ ઘડાતું હોય છે। व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा उसके मन मस्तिष्क में विचार चल रहे होते। तो आप अपने विचारों को जितना मजबूत बनाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती चली जाएगी। अब ये ज्ञान की बात थी, अब मैं इसको एग्जीक्यूशन की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि आप अभी से एक माइंडसेट बिल्ड करना शुरू करें। जैसे जब एक डॉक्टर मेडिसिन पढ़ता है, तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, जिस दिन उसका नीट का स्कोर 550-600 से ऊपर आता है ना, उसी दिन से उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, यस मैं ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हूँ, नाउ आई एम डूइंग सर्जरी। मेरे नाते सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के जीवन में कैथार्सिस होगा, लोगों की बीमारियां जो है रिमूव होंगी, लोग बीमारी विहीन होंगे। ऐसा वो अपने मन मस्तिष्क में विचार रखना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा, स्टेथोस्कोप लगा करके, व्हाइट एप्रन पहन करके अधिकतर डॉक्टर्स आपको मेडिकल कॉलेज के आसपास चलते दिख जाएंगे। सही है? हाँ या ना? कोई तो बोलिए। यस सर। यस सर। यस। यस सर। तो ये सारी चीजें क्या है, आपने उस प्रोफेशन को मन मस्तिष्क से स्वीकार कर लिया। द मोमेंट आप उस प्रोफेशन को मन मस्तिष्क से स्वीकार करते हैं, आपके बिहेवियर में, आपके फेस एक्सप्रेशन में, आपके आई कांटेक्ट में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके चलने की स्टाइल में, हर चीज में वो चीज रिफ्लेक्ट करने लगती है। महात्मा गांधी जब दांडी जा रहे थे, तो ऐसी कहावतें हैं कि उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ पीछे चल रही थी, पर कोई भी आदमी महात्मा गांधी की स्पीड के साथ स्पीड मैच नहीं कर पाता था। मुझे कोई बताएगा कारण क्या था? लोग कई फरलांग, कई मीटर दूर रह जाते थे, महात्मा गांधी आगे निकल जाते थे। ऐसा क्यों था? कोई भी व्यक्ति चाहे तो जवाब दे सकता है। ऐसा कोई अपना जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। यस, लॉजिकल विषय है। क्योंकि उनको वो मीठे के कायदे को भंग करने की बहुत जल्दी थी, और उनके दिमाग में वो क्लियर था कि मैं कितनी जल्दी पहुंच के इसको, ये चीज मैं एग्जीक्यूट कर दूं। वेरी गुड, शी हैज आंसर्ड वेरी नियरर टू द आंसर। महात्मा को दांडी पहुंच करके अपना प्रण पूरा करना था और जल्दी से जल्दी अपने नतीजे तक पहुंचना था। और जो लोग महात्मा गांधी के पीछे चल रहे थे, उनको महात्मा गांधी तक ही पहुंचना था। लक्ष्य में अंतर है। यस, क्लैरिटी ऑफ थॉट। कैलाश बेन, थैंक यू। आप पाएंगे कि आपके प्रधानमंत्री एक दिन जोहानिसबर्ग में होते हैं, अगले दिन ग्रीस में होते हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे बैंगलोर लैंड करके साइंटिस्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये बहुत बार क्वेश्चन हमारे मन मस्तिष्क में रहता है, ये एनर्जी लेवल आता कहाँ से? ये लोग ऐसा क्या खाते पीते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि दे सो एनर्जेटिक ऑलवेज? चेहरे पे, वॉइस में, आईज के आसपास में, बॉडी लैंग्वेज में, कहीं पर भी कोई थकान जैसी चीज दिखती ही नहीं है। ऐसा विचार आता है कभी आपके मन मस्तिष्क में? हाँ सर। इसके पीछे का मूल कारण है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं। आप मुझे इसमें देख रहे होंगे, मैं सुबह 4 बजे के आसपास उठता हूं। मैं चांगा अभी लगभग 3 घंटे का सेशन लेके आया हूं, स्पिरिचुअलिटी टू मैनेजरियल डिसीजन। अब मैं आपके सामने बैठ के एक नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं। मेरे वॉइस में, मेरे फेस पे, मेरे आई कांटेक्ट में, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी
पिछले 12-14 घंटे से काम कर रहा होगा? नहीं। द रीजन इज कि जब आपका मिशन एक बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। एंड व्हाट इज दैट? आप अभी से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे पुलिस सर्विस में ये डिजिग्नेशन चाहिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये डिजिग्नेशन चाहिए। द मोमेंट आप अपने अंदर उस डिजिग्नेशन को, उस पोस्ट को बिठा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज पे उसका इंपैक्ट पड़ने लगता है। आप ये सोचने लगे कि यस, जिस दिन मैं इस पोस्ट को बैठा मैं इतने बदलाव समाज में लेके आऊंगा। जिस सिटी को मैंने एज ए पुलिस लीड किया वो सिटी को मैं क्राइम विहीन कर दूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ हो जाऊंगा। द कंसर्न इज मेरे अंदर, मेरे मन मस्तिष्क में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूं। यदि मैं इस डेजिग्नेशन पे पहुंचा, अगर गुजरात सरकार ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं अगले 40 साल के अंदर गुजरात में इतने बदलाव लेकर के आऊंगा। जिस दिन ये विचार आपके मन मस्तिष्क में रोटेट होने लगे निहारिका जी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बॉडी लैंग्वेज की कहीं पे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी पूरी शरीर अपने आप मैसेज कम्युनिकेट करेगा कि ठाकुर मेरे को रिक्रूट करो करो और करो। सर यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, इफ यू अलाउ। सर कोरोना का टाइम था और मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे गुजरात थी, वैसे तो मैं बेंगलोर रहती हूँ, पर उस टाइम पे भी ये जीपीएससी का एग्जाम था तो मैं वहां पे थी। और फिर मेरे हस्बैंड को पहले कोरोना हो गया, बाद में मेरी बेटी को, और मम्मी पापा सब, मतलब मेरे अलावा घर में सबको कोरोना हो गया। और ऊपर की अलग अलग रूम में सबको क्वारंटाइन किया हुआ था। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक उनकी दवाई से लेके खाना वाना सब। पांच, मतलब वो 4 लोगों का ध्यान रखना था मुझे, और मैं थोड़ी टेकन बैक हो गई थी सिचुएशन को लेके। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि कल तुम जिस एग्जाम के लिए एम कर रही हो, एज ए यू नो डेप्यूटी कलेक्टर, यू माइट हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट टुमारो, तो यू कैनॉट जस्ट सरेंडर टू द सिचुएशन, बी स्ट्रांग एंड हैंडल इट विद दैट एटीट्यूड। एंड बाद में पूरा, मतलब सब लोगों का मैंने किया, और मैं लास्ट में जाके फिर मुझे कोरोना हुआ, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ मुझे बहुत काम आई थी। तो जो आप कह रहे हो मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक इसमें एग्जांपल शेयर करूं निहारिका जी कि मैं जिस जगह पे काम करता हूं वहाँ पे 700 पेशेंट, 700 बेडेड हॉस्पिटल था। मैं लगभग ऑलमोस्ट हर एक दिन या अल्टरनेटिव डे में आईसीयू में जाता था लोगों को मिलने के लिए। बड़े बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आज मिला दूसरे दिन वो चले गए थे, कई को तो आज मिला दूसरे दिन फोन किया तो वो जा चुके थे। लेकिन जो एटीट्यूड था कि अगर मेरे नाते 10 लोग भी बच गए तो ये मेरे जीवन की सफलता होगी। द पॉइंट इज आप किस एटीट्यूड के तहत आप किसी भी पोजीशन, किसी भी डिजिग्नेशन को टारगेट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अभी से इस चीज को महसूस करना प्रारंभ कर दें कि मैं ये चीज बनने जा रहा हूं। द मोमेंट आप इस फीलिंग को डेवलप करेंगे, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपका 25 से 50% काम हो जाएगा। तो आप इस क्लैरिटी के साथ, मेरी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं? हाँ सर। यस। नाउ सबसे पहले तो बहुत बार हमारे मन मस्तिष्क में क्वेश्चन रहता है कि सर क्लोथिंग का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस जगह के अनुकूल हमको क्लोथिंग करनी होती है। आप किसी की शादी में जाते हैं, आप नवरात्र में जाते हैं, आप किसी के घर पे किसी धार्मिक प्रसंग में जाते हैं, आप किसी अमंगल अशुभ प्रसंग पे जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम ड्रेसिंग करते हैं। हमारे ड्रेसिंग करने से किसी की शादी होने या नहीं रुकने वाली नहीं है। हमारे ड्रेसिंग करने से कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेसने में हम बैठने जा रहे हैं
और हमने व्हाइट नहीं पहना है तो उनकी आत्मा वापस आके जीवित नहीं हो जाने वाली है, अथवा तो उनको कोई नरक नहीं मिल जाने वाला है। लेकिन राइजिंग टू द ओकेजन, उस अकेजन के हिसाब से क्लोथिंग करना कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि मैं इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हूं, इसका मैं अंग हूं। मतलब एक मेरा उसमें इन्वॉल्व होने का अप्रूवल है। द मोमेंट मैं उस चीज को नहीं फॉलो करता हूं, मतलब मैं एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को डिसअप्रूव कर रहा हूं, मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। हम चाहे कलेक्टर बने, चाहे हम दुनिया का कोई भी ऑफिसर बने, बाय द एंड ऑफ द डे हम जॉब करने जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब करने जा रहे हैं। और जॉब एक नियम के दायरे के अंदर होता है, नियम के दायरे के अंतर्गत होता है। तो व्यक्ति को जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो जो एस्टेब्लिश्ड ड्रेसिंग कोड है, हो सके तो हम उसी को फॉलो करें, उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैं कुछ अलग करूं क्या। अब यहां पे आप देख रहे होंगे शर्ट, सूट एंड ब्लेजर। जनरली जनरली आप देखेंगे शर्ट थोड़ा सा स्टाइलिश है, राइट। आप ब्लेजर देखेंगे ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा शादी नुमा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट जोन है और मैं चाहता हूं कि उस कंफर्ट जोन को फॉलो करें। कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू में व्हाइट शर्ट ही पहने। अगर व्हाइट नहीं पहनते हैं तो थोड़ा सा लाइटर नोट में आप क्लोथ ऑप्ट कर सकते हैं। ब्लू भी एक अच्छा शेड है। तो आप देखें कि आपके स्किन टोन के साथ कौन से शेड का क्लोथ अच्छा जाता है। कईयों के डार्क शेड होते हैं स्किन के और उसके ऊपर डार्क पहन लेते हैं, डजंट लुक गुड। ब्लैक न पहने हर तरह से, चाहे वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या दूसरे मान्यताओं के हिसाब से भी देखें तो ब्लैक बहुत हद तक स्वीकार्य नहीं है। डार्क ब्लू भी उतना ज्यादा स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे में आपके स्किन टोन के साथ अधिकतर लोगों के साथ व्हाइट बहुत अच्छा जाता है। व्हाइट आप पहने शर्ट, इट्स वेरी एप्लीकेबल, वेरी नाइस एंड फुल फॉर्मल आप पहने। आपने अगर ब्लेजर पहनते हैं, मैं एम टॉकिंग अबाउट मेल राइट नाउ, तो ब्लेजर पहनते हैं तो और अच्छा है। टाई पहनते हैं तो ब्लेजर के साथ टाई एक कंपलसरी पार्ट रहा करता था। धीरे धीरे समय के साथ हम भारतीयों ने टाई निकाल के फेंक दिया, ब्लेजर चालू रखा है। लेकिन चूंकि हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यदि हम ब्लेजर और टाई दोनों पहनते हैं बहुत अच्छा है। ये एक मैसेज देता है किसको, इंटरव्यूअर को, किस चीज का, ये मैसेज देता है कि ये कैंडिडेट इस इंटरव्यू की प्रोसेस को लेकर के पूरा सिंसियर है, प्रिपेयर्ड है और 100% तन मन धन से इस इंटरव्यू को इसने स्वीकार किया है और ये क्रैक करना चाहता है, सिलेक्ट होना चाहता है। द मोमेंट आप कैजुअल अप्रोच से जाते हो तो ऐसा मैसेज जाता है कि हाँ ठीक है आ गए हैं, उठ के आ गए इंटरव्यू देने के लिए। तो हम ब्लेजर इसलिए नहीं पहनते, हम फॉर्मल इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उसके नाते कोई बहुत बड़ा मार्किंग होने वाली है। ये दिखाता है बिना बोले, अनस्पोकन, अनरिटन, ये एक क्लॉज है कि मैं इस प्रक्रिया को समर्पित हूं तन मन धन से। एंड देयरफॉर वेयर फॉर्मल प्रॉपरली। कोई यहाँ पे कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना बहुत ज्यादा इनोवेशन की आवश्यकता नहीं है। ट्राउजर जितना हो सके उतना कंफर्टेबल पहने, बहुत ज्यादा टाइट, और आजकल ये जो चल रहा है ना एंकल वाला, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यू लेने लोग बैठेंगे वो मैक्सिमम वो होंगे जो 45-50 प्लस के लोग होते हैं और उनको ये बहुत ज्यादा मॉडर्न स्टाइल पसंद नहीं आती है। तो जो फॉर्मल पैंट हमारा तरीका हुआ करता है जिसमें एक डिसेंट ट्राउजर जिसको हम कहते हैं पैंतलून, वो आप पहने। कोशिश करिए कि ऐसा पैंट न पहने जिससे पसीने के नाते अगर थोड़ा बहुत भी गीला होता है किसी भी पोर्शन में, आप वॉशरूम जाके आते हैं, मुंह धो करके आते हैं, पानी गिरता है, तो हो सके तो जो ट्राउजर है वो वाइट अथवा तो इस तरह के शेड ना रख करके आप उसको थोड़ा सा ब्लू
ब्लैक, इस तरह के शेड लें। पर ब्लू सर, अगर आप ऊपर व्हाइट पहनते हैं और नीचे ब्लैक पहनते हैं तो थोड़े से आप लॉयर जैसे दिखने लगेंगे, थोड़ा सा आप टीटीई की तरह दिखने लगेंगे, टीसी जो होता है ट्रेन में। तो आपको ये शेड थोड़े से मैच करने पड़ेंगे कि कौन सा शेड हम पहने, पर बिल्कुल गोविंदा छाप ना हो जाए, वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोड हर एक व्यक्ति अपना एक प्रोफेशनल वे से डिसाइड कर सकता है। आप इंटरव्यूज फॉलो करें, अलग अलग कैंडिडेट्स के यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होते हैं, देखिए कि किस तरह की क्लोथिंग वो कर रहे हैं, मेरा जो फिजिक है उसमें कौन सा सही जाएगा, राइट। अगर मेरी बेली निकली हुई है तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा ढीला पहने। कई लोग मैंने देखा है कि ऐसा शर्ट पहनते हैं कि 2 बटन के बीच में स्पेस दिखाई देता है, जैसे उन्होंने खिड़की खोल रखी है। सो एक अपने बॉडी फिजिक के हिसाब से शर्ट ऑप्ट करें, एक बड़ा डिसेंट करें। अगर मोटे लोग हैं तो मोटे लोग भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हैं, पतले लोग भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हैं, एवरेज लोगों की भी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। तो ड्रेसिंग को लेकर के एक हमको काम करना होगा, ये बहुत अच्छा मैसेज देता है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कल सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा, इंडस्ट्री के लोगों को मिलेगा, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके मिलेगा, सोशल डोमेन में मिलेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ड्रेसिंग के ऊपर आपको काम अवश्य करना चाहिए, और एक बहुत ही अच्छे ढंग से कोशिश करिए एक शेड के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ न करें। शेड एक स्टैंडर्ड जो अच्छा लगता है, कई बार कई लोग ऐसा शेड पहनते हैं कि आंख चौंधिया जाती है, बिल्कुल चमचम जैसा पहन लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फीमेल वुड बी एबल टू हेल्प मी टू गेट द आंसर, ऐसे शाइनिंग होते हैं, क्या बोला जाएगा उसको, गॉडी गॉडी लुक बोलते हैं उसको। यस। तो इस तरह के क्लोथ ना पहने। मेरा ऐसा मानना है कि बड़ा ही प्लीजिंग शेड, खास करके लिनन वगैरह बहुत अच्छा रहता है, पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी कि लिनन अफोर्ड कर पाए। तो अब इसके लिए अलग से आप जा करके शॉपिंग ना करें, कोई शादी तो कर नहीं रहे, अपने पास जो अवेलेबल क्लोथ्स हैं एक इकोनॉमिकल ढंग से अच्छी सी चीज खरीदें, और मेरा ऐसा मानना है कि इट्स ए गुड अप्रोच। अब आते हैं शू के ऊपर। शू के ऊपर कल मैंने 2-3 चीजें बोली थी, उसी को मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले बहुत ज्यादा शू हम शादी वाला शू ना पहन लें, एक नॉर्मल फॉर्मल शू पहने। स्पोर्ट्स शू पहन करके इंटरव्यू देने बिल्कुल ना जाएं, चप्पल और फ्लोटर पहन के गलती से भी ना जाएं। आपको शू पहनना है, एक अच्छा शू खरीदें। शूज अच्छे होने चाहिए, आप उसकी अच्छी पॉलिश रखें, और इंटरव्यू में जाने से पहले वो शू कम से कम 15-20 घंटे आप पहन करके अलग अलग जगहों पे आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। ऐसा नहीं कि जूता खरीद के आपने रखा हुआ बस इंटरव्यू के दिन ही पहनूंगा, और पहन करके निकले उसके बाद महाभारत के शकुनी की तरह लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं क्योंकि शू वाइट हो गया। मैंने कल भी ये बात कही थी। तो इन चीजों को ध्यान रखें, इससे एडवांस में शू को आप पहन करके अपने पाँव को जूते के साथ एक रिलेशन डेवलप कर लें, दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो दिस वाज द पार्ट। टाई का जो कलर है वो भी एक ध्यान रखना है। आई एम टॉकिंग टू मेल राइट नाउ। सो एक आपके जो शर्ट के साथ वो मैच हो। अगेन बड़ा फंकी टाई न खरीदें, एक सिंपल टाई खरीदें। और टाई बांधना कैसे होता है, अगर आपको बांधना नहीं आता तो एडवांस में उसको नॉट लगवा करके रखें, ताकि उस दिन सिर्फ आपको लगाना रहे, राइट। आजकल रेडीमेड टाइज भी आते हैं, आप वो भी ध्यान में ले सकते हैं, पर इंश्योर की सिंगल शेड प्लेन टाई आप पहन रहे हैं। बहुत ज्यादा कलरफुल एंड बहुत ज्यादा चमचम टाई आपने नहीं पहनी है। बेल्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। एक आपने यहाँ पे बेल्ट का मैंने फोटो रखा हुआ है, सिंपल बकल वाला आप बेल्ट पहने। वो आप वो बकल जो हमारे पिक्चर में हीरो हीरोइन पहनते हैं, बड़ा 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 वाला, वो गलती ना करें। मतलब ये चीजें मैं मुझे बोलनी पड़ रही हैं, मुझे कई बार खुद को हंसी आती है, लेकिन कई बार क्या होता है छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बड़ा लेसन सिखा के चली जाती है। देयरफॉर आई एम कवरिंग एवरीथिंग। रिस्ट वॉच हो सके तो आप, जैसे रिस्ट वॉच मैंने पहनी है तो ये वाली है। अब ये क्या होता है, कई बार टेबल पे टकराता है, तो टेबल पे टकराता है तो आवाज आती है। तो बेटर होता है कि इंटरव्यू में हम लेदर वाला बेल्ट वाला रिस्ट वॉच पहने, दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि कम से कम वो अगर टेबल से टकराएगा तो आवाज नहीं आएगा, साउंड नहीं आएगा, और टाइटली रहता है, अच्छा भी लगता है। हर एक शेड में अच्छा लगता है। ब्लैक भी
ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं। व्हाइट बेल्ट अवॉइड करें, बड़ा थोड़ा खराब सा लगता है, वो मिथुन दाग को ज्यादा सूट करता है, हम लोगों को कम सूट करता है। सो एक अच्छा सा शेड वाला हम रिस्ट वॉच का बेल्ट रखें, राइट। अब आती है बात टॉप टू बॉटम। साथियों, हेयर स्टाइल मैटर करता है। आप ऐसे स्पाइक कट करवा के जा रहे हैं, ये सब चीजें लोग प्रीफर कम करते हैं। चाहे कभी आप मौका निकाल के आपके घर के किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लिया आप मेल हैं और आप परिवार में कोई लड़की है, उसके लिए शादी के लिए लड़का देखने जाएं और लड़का बिल्कुल फंकी होकर के ऐसे हेयर कट करके ऐसे टॉम बॉय बन करके आ जाए, वुड यू लाइक? पहली बार में तो नहीं। आपको भी अच्छा लगेगा कि जो लड़का आ रहा है वो डिसेंट हो, थोड़ा सा अच्छी हेयर स्टाइल हो, थोड़ा बेटर लुक हो, एक डिसिप्लिन में हो, आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से आप कोई लड़की देखने जा रहे हैं शादी के लिए परिवार के लिए, तो आप चाहेंगे कि डिसेंट लड़की हो। तो कंसर्न ये है कि हम जब अपने परिवार में किसी को सम्मिलित करते हैं तो हम ये सब चीजें ध्यान रखते हैं। आप सरकार के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, तो सरकार भी चाहेगी कि ऐसे आदमी को हम सम्मिलित करें जिसको एक बेसिक सेंस हो कि क्या पहनना चाहिए। तो आप एक बेहतर हेयर स्टाइल रखें। अगर आप बालों में कलर वलर करवाने के शौकीन हैं तो आपको मैं पहले कुछ चीजें बता दूं। हेयर कलर कई बार हम लोग आंख बंद करके करवाते रहते हैं। हेयर कलर करना बहुत सारे मैसेजेस देता है। आई टेल यू, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं ऑफिशियली बोल नहीं सकता। आप व्यक्तिगत तौर पे कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। दुनिया में अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, मेल के, फीमेल के एंड इस तरह के। तो ये जो बाल कलर कराए जाते हैं वो मीनिंग कम्युनिकेट करता है कि कौन से कलर का बाल, मतलब कौन से ग्रुप के आप मेंबर हैं। सो कई सारी चीजें हमको स्वयं को पता नहीं होती, हम लोग देखते, हमको लगता है कि चाहे फैशन है हम कर लेते हैं। फैशन नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कॉज है, और उसके पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है। तो हमारा जो नेचुरल कलर है वो अच्छा है। आप अगर बाल सफेद हो गए, कलर काला कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बट एक बेटर हेयर स्टाइल के साथ आप इंटरव्यू देने जाएं। हो सके तो थोड़ा सा डिफेंस वालों जैसा कट रहे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जनरली एक डिसेंट हेयर कट इज फाइन, राइट। अब जैसा मैंने कलर में बताया, शर्ट्स में प्लेन शर्ट ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप कोशिश करें लाउड कलर ना पहने, प्रिंट्स वाले शर्ट्स ना पहने, राइट, फ्लैशी टाइज ना पहने, मैं बता चुका हूं। तीसरा, डू रिमेंबर टू वेयर अ माइल्ड डियो। देखिए, बार बार कल भी मैंने कहा था, एक माइल्ड डियो अप्लाई करिए इंटरव्यूज के लिए। आपको स्वयं को पता नहीं होगा कई बार कि आपकी शरीर जो है एक नेगेटिव स्मेल दे रही है, जिसको कई बार हम स्टिंकिंग भी कहते हैं, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, बट मैं इसको नेगेटिव स्मेल के तौर पे यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रेशर में है, टेंशन में है, तो आप डीओ यूज करें। आप हो सके तो एक या दो अपने पास आप पेपर नेपकिन रखें, टिश्यू पेपर। और आप इंटरव्यू में जब वेट कर रहे हैं तो आप टिश्यू पेपर निकाल के शू को एक बार आप साफ कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं धूल में पाँव पड़ गया, आप गाड़ी पार्क किए, गाड़ी से उतरे, तो वो धूल में पाँव पड़ गया, तो थोड़ा डस्ट वगैरह होता है, तो दैट यू कैन क्लीन एंड प्रोसीड फर्दर। क्लीन सेव, इट इज मोर एक्सेप्टेबल इन इंटरव्यूज। ध्यान रखिए, ये जो ट्रिम करके और ऐसा लगता है कि नहीं हम ऐसे स्टाइलिश दाढ़ी करके जाएंगे, आप फिर से बाद में कर लेना ना, सिलेक्शन होने के बाद, किसने रोका है आपको? पर इंटरव्यू के दिन क्लीन सेव इट्स मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों को ये स्टाइलिश बियर्ड पसंद नहीं आती है। सो कोशिश करिए कि आप ये सब ना रखें, और अगर रखा है तो वेल ट्रिम्ड, ऐसा एकदम प्रोफेशनली ऐसा होना चाहिए कि देख करके कोई भी व्यक्ति को लगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार होकर के आए हैं। कोशिश करिए कि आपके जो नाखून हैं लंबे ना हो। कई लोग नाखून रखने के शौकीन हैं पर नाखून लंबे ना हो। यदि हैं तो उसको अच्छे से आप पॉलिश करके जाएं, और अगर आपने उसको काट पीट करके बढ़िया रखा हुआ है, आप देखिए मेरे मेरे नेल्स देखिए, तो अच्छा है। तो नेल जो है ट्रिम करके जाएं। बहुत सारे लोग उसको मार्क करते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, हैंडशेक करने की बात आएगी, आप लोगों को के साथ उठेंगे बैठेंगे तो
हाइजीन लोगों की पहली प्रायोरिटी रहती है। जनरली यहाँ पे रिज्यूमे लागू नहीं पड़ता, इसलिए रिज्यूमे की बात मैं करूंगा नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर फीमेल, सलवार सूट एक अच्छा भारतीय मैसेज जाता है, तो सलवार सूट पहनना फेवरेबल है। साड़ी यदि आपको पहनने की आदत है, प्रोफेशनली आप कैरी कर सकते हैं और आपको लगता है कि यू कैन कैरी इट इन इंटरव्यू प्रॉपरली और आपको समस्या नहीं है, तो डेफिनेटली साड़ी से बेहतर तो कोई विकल्प नहीं है। आप समझिए कि कोई भी फीमेल साड़ी यदि पहन करके इंटरव्यू देती हैं, आप देखिए हमारा जो इसरो का भी जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, तो उसमें जितनी फीमेल हैं ऑलमोस्ट ऑल आर इन साड़ी, एंड पूरे देश में इतनी प्रशंसा हो रही है। इट डजेंट मीन कि कपड़ों को लेकर के कोई जज कर रहा है अथवा तो कोई उसको लेकर के कोई भी, एक मान्यता जो है वो है। जैसे हम मान के चलते हैं कि गरबा में जो है चढ़िया चूड़ी पहनना है, हम मान के चलते हैं शादी में इस तरह के कपड़े पहनने हैं, उसी तरह से तो कुछ ओकेजन्स पे कुछ चीजें एक्सेप्टेड हैं, एक्सपेक्टेड हैं, और ये होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो साड़ी पहने, साड़ी ज्यादा फेवरेबल है। आपको अगर ऐसा है कि मुझे वेस्टर्न पहनना है, तो वेस्टर्न भी इट्स एक्सेप्टेबल, कोई समस्या नहीं है, पर पूरा वेस्टर्न होना चाहिए दान, और आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न कैसा पहनना चाहिए, कैसा आपके ऊपर सूट करता है। सो दैट वेरी क्लियर सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, और आप बिल्कुल कॉन्शियस ना हो वेस्टर्न पहनने के बाद, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आपको प्रैक्टिस है, आदत है, देन इट्स फाइन। प्रैक्टिस और आदत नहीं है वेस्टर्न पहनने की, तो आप कोशिश करें कि आप सलवार सूट में ही जाए। शू में स्पेशली फीमेल या मेल दोनों के लिए मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ऐसी कोई चीज ना पहने जिससे जूते से आवाज आए जब आप चलें, तो वेरी सॉफ्ट सोल वाले शू आप पहने, राइट। ये जो लॉन्ग हील एंड बाकी सब जो भी होता है, आप तभी पहने जब आपको पहनने की आदत हो, आप बड़ा फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली आप पहनते हो और अपने आप को कंफर्टेबल पाते हो। सो कोशिश करें कि आप बिल्कुल ऐसी चीज पहने, ऐसी चीज आप कैरी करें जिसको कैरी करने में या पहनने में आपको कोई समस्या नहीं होती है। सिमिलरली वॉलेट हो या तो बैग जो हम कैरी करते हैं, खास करके फीमेल, ध्यान रखें कि ना लेकर के जाना हो तो सबसे बेहतर है। यदि आप ले जा रहे हैं तो उसके शेड को बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई गलती से कोई बड़ा बैग कैरी नहीं कर रहे हैं। एक मिनिमम मेकअप हो तो इट्स फाइन, बट अगेन मैरिज वाला मेकअप ना हो, तो आप चाहें तो एक लाइटर मेकअप कैरी कर सकते हैं। नेल पेंट, अगेन मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेल पेंट बिल्कुल हो सके तो जो ट्रांसपेरेंट आजकल आते हैं, राइट, वो नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट आता है ना, कोई मुझे हेल्प करेगा बताने में? वीना जी? जी सर, आता है ट्रांसपेरेंट। हाँ, तो ऐसा कुछ आप लेकर के चलें तो ज्यादा सही है। इसी तरह से हेयर स्टाइल आप नॉर्मल रखें, बहुत ज्यादा अपने को गॉडी नहीं करना इसमें, तो बिल्कुल एक वेल, हो सके तो बांधे ज्यादा अच्छा है। खुले बाल भी अच्छे लगते हैं, यदि आपको कैरी करने में कोई समस्या नहीं है, बीच बीच में आपको बार बार ऐसा ऐसा न करना पड़े। अगर इस तरह की आपकी हेयर स्टाइल है तो इट्स फाइन, पर कोशिश करें कि हम इंटरव्यू देते समय बालों के साथ खेलना पड़े, बालों को ठीक करना पड़े, बालों को हमको किसी भी तरह से संभालने की आवश्यकता पड़े, ऐसी जरूरत ना पड़े, तो उसके पहले की मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, अगर आप इयररिंग्स पहनते हैं तो कोशिश करें कि छोटी वाली इयररिंग पहने, आप बिंदी लगाते हैं तो छोटी बिंदी लगाएं। ऐसा ना लगे कि आप अभी जेएनयू से आए हैं, बड़ी सी बिंदी लगाए हुए हैं। अब लंबा सा जो है कौन से सीरियल्स चलते हैं अलग अलग, राइट, तो एकता कपूर के सीरियल के करेक्टर्स की तरफ बड़ी बड़ी हम इयररिंग्स ना पहने हों, तो नॉर्मल हम इयररिंग पहने, बाद में आप पहनते रहिए लंबा लंबा, लेकिन उस दिन आप इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। सो जहां तक क्लोथिंग की बात है, जहां तक इस पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस की बात है, हम कोशिश करें कि कुछ लोगों को हम बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। आप कुछ
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके आप इंटरव्यूज देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनके ड्रेसिंग को देखें। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू देखा था मिश्रा जी का, जिनको ईडी के चीफ के तौर पे वापस सरकार लाना चाह रही है। ब्रिजेश मिश्रा जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिनको भारत सरकार ने रिटेन किया पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। तो इन लोगों के इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। आप इंटरव्यू देख सकते हैं अपने अजीत डोवाल जी का, आप एस जयशंकर जी का देख सकते हैं। आप इन लोगों की ड्रेसिंग देखेंगे तो आपको बहुत सारे मैसेज क्लियर हो जाएगा। आप इनके हेयर स्टाइल देखेंगे तो आपके मैसेज बड़े क्लियर हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों को ऑब्जर्व करके आप धीरे धीरे आप अपना एक पैटर्न बिल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े ब्यूरोक्रेट को देखें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वहां से आपको एक मैसेज मिलेगा कि हाँ इन्होंने किस तरह से बुट्टी पहनी है, कैसी बिंदी लगाई है। आप उनके शर्ट को देख सकते हैं, आप उनके टॉप को देख सकते हैं, आप उनके शू को देख सकते हैं। एक एक चीज को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपके अधिकतर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ पूछना है तो फील फ्री टू आस्क। आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस ओपन है। यस, मेल ध्यान रखें कि अगर कान वगैरह पे भी बाल निकलता है तो उसको भी रिमूव करवा के जाएं। और बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जैसे ऐसे बाहर बाल दिखने नहीं चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग ये सब चीजें करते हैं। कई लोग बोलते हैं तो उनके मुंह से पानी निकलता है, थूक निकलता है। यहाँ बगल में जो है कई बार लोगों के यहाँ से पानी निकलता है। तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि उसकी एडवांस में हम उपाय कर लें कि हम क्या करें कि ना हो। कई लोग बात करते करते बीच में होठ काटते हैं ऐसा करके, राइट। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती है। घर घाना केटा एवा छे के सिंदूर चांदलो बंगड़ी अवॉइड करो, ऐसा नहीं है। देखिए समय बड़ी बदला है। अभी पिछले 5-7 साल में चीजें काफी बदली हैं। तो बंगड़ी आप पहनते हैं तो बंगड़ी मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा पहन करके जाएं। आप नॉर्मल एक आध चूड़ी, एक हाथ में भी चूड़ी पहनने की परंपरा है तो आप कर सकते हैं, राइट। चंदन लगाना, चाहे नॉर्मल जैसा आप सिंदूर लगाते हैं तो अब पूरा भर रहे हैं बिहार वालों की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा आप लगाते हैं तो कोई समस्या है। सी कैरिंग योर कल्चर, नथिंग रॉन्ग, लेकिन प्रोजेक्टिंग अननेसेसरी सर्टेन थिंग्स पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो कोई भी चीज एक प्रोपोर्शन में, एक लिमिट में, कोई समस्या नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि एक उंगली में आपने अंगूठी पहनी है, इट्स फाइन, पर अब 3 अंगूठी पहन के जा रहे हो, दैट्स नॉट फाइन, राइट। सो कोशिश करें कि आप एक मिनिमम कैरी करें। आपकी जो परंपराएं हैं, जैसे आपने पायल पहना है तो पायल में से जो झुनझुन आवाज आती है वो निकलवा दें। नॉर्मल पायल आप पहन सकते हैं, पायल आती है बिल्कुल पतली वाली आती हैं, वो पहनी जा सकती है, नथिंग रॉन्ग इनटू इट। यदि आप ट्रेडिशनल पहन रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, सो सबके अपने अपने विचार हैं, बट सत्य ये है कि किसी भी चीज का एक्सेस ना हो तो कोई समस्या नहीं है। यस, कोई भी प्रश्न तमें। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, इंटरव्यू के लिए सूट पहनना कंपलसरी है या नॉर्मल पैंट शर्ट फॉर्मल चलता है? मैंने पहले भी कहा था कंपलसरी कोई चीज नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूं, कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है। ये एक, जैसे आप किसी की शादी में जाते हैं तो कोई ड्रेस कोड तो भेजता नहीं है कि તમારે બ્લેઝર પહેરીને આવવાનું છે કે કુર્તા પજામા પહેરવાનું છે, ધોતી પહેરવાનું છે કે જીન્સ ટી શર્ટ પહેરવાનું છે। આપણને ઇન્વિટેશન ફક્ત મેરેજમાં આવવા માટે મળે છે। Yes, હવે sir. એ રિલેશન આપણું કેવું છે, ધારો કે આપણા પરિવારનો સગા વ્યક્તિ હોય તો આપણે પ્રમાણે ડ્રેસિંગ કરતા હોઈએ છીએ, ઇઝન્ટ ઇટ, આપણે વિચારવાનું હોય। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि हम जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये इंटरव्यू आप समझिए कि अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए, प्रोविंस लेवल पे, राज्य स्तर पर, तो सबसे बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू है। Yes, sir. अब उसके लिए मेरी सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं एक ब्लेजर कैरी करता हूं ऊपर तो एक अच्छा दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति इस पोस्ट को लेकर के बड़ा सीरियस है, राइट। सो मेरी तैयारी
गुजरात लेवल के सबसे बेहतरीन पोस्ट के लिए जाने की सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, और वो हमारे शरीर के हर अंग से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यस, मैं रेडी हूं इस पोस्ट को कैरी करने के लिए, जिम्मेदारी को ले जाने के लिए और सेवा करने के लिए। तो ओके मैं सर, थैंक रिकमेंड यू। करूंगा कि आप ब्लेजर पहने, कंपलसरी नहीं है, पर एक मैसेज अच्छा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति पूरा, जैसे अपने घर पे किसी की शादी और बिल्कुल तैयार होकर के जाओ तो लोगों को लगता है हाँ कितना खुश आदमी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इसको खुशी मिली है शादी को देख करके, राइट। ओके सर, थैंक यू। या यस, पूछिए आप लोग, मतलब कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, मुझे ऐसा लगेगा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस। या और सर ये सूट और ब्लेजर वाले में है कि सिर्फ नॉर्मल फॉर्मल पेंट हो तो उसके ऊपर कोई भी ब्लेजर चलेगा, या पूरा सूट ही के ना पेंट ना ना और ना ना, ब्लेजर? ये वो जमाना खत्म हो गया जिसमें एक ही कपड़े में से पैंट और शर्ट दोनों से, पैंट और कोट दोनों सिलाए जाते थे, वो जमाने खत्म हो गए। दोनों अभी जो कल्चर चल रहा है उसमें आपने जैसे मान लीजिए कि नीचे ब्लू कलर का पैंट पहना है और ऊपर व्हाइट शर्ट पहना है, उसके ऊपर आपने ब्लू कलर का ब्लेजर पहन लिया अथवा व्हाइट कलर का ब्लेजर पहन लिया अथवा लाइट व्हाइट ब्लेजर पहन लिया, सब चलता है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा फंकी नहीं होना चाहिए, एक ओके सर। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एक डिसेंट होना चाहिए। आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स को, आप देखिए किस तरह के ब्लेजर पहन करके वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंटरव्यूज में अथवा मीटिंग्स वगैरह में, आप देखेंगे तो आपको अच्छा हाँ ये शेड अच्छा है, ये शेड अच्छा जा रहा है। यस सर, थैंक यू। यस, ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबा मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा, देयरफॉर अनलेस यू आस्क आई वोंट बी एबल टू आंसर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ड्रेसिंग, एंड ड्रेसिंग के ऊपर बहुत लंबा इनसाइट्स संभव नहीं है। या वेल, सो विद दिस मेरा ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि आप हाँ रुमाल, नेपकिन हमेशा कैरी करें, कोशिश करें कि वाइट कलर का नेपकिन आपके पास हो, हैंडकरचिफ हो, और हमेशा लेफ्ट पॉकेट में रखें। अगर आप पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, तो कीप योर हैंडकरचिफ इन द लेफ्ट पॉकेट। मान लीजिए कि इंटरव्यू के समय में अचानक आपको छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, हो सकता है, संभव है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। कई बार हमको जीवन में कभी एसी में रहने की आदत नहीं है, वहां पर उन लोगों ने वेटिंग लॉन्ज में हमको एसी में बिठा दिया, हमको खोपड़िया ठंडी हो गई, राइट, एसी लग गया, आप इंटरव्यू देने गए, आपको छींक आ रही, तो छींक आई, अब उस समय आपके पास रुमाल ही नहीं है। राइट, तो जो ही आपको तो आइडिया आ रहा है कि आपको छींक आ रही है, तुरंत आप रुमाल निकालें और रुमाल निकाल के तुरंत आप अपने मुंह पे लगा लें। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। आपको खांसी आने वाली है, तुरंत रुमाल निकालें और अपने मुंह पे लगा करके उसके बाद धीरे से खांसें। छोटी छोटी चीजें हैं, मैटर करती हैं, और ये करने के लिए हमारे पास हैंडकरचिफ होना आवश्यक है। सो कीप हैंडकरचिफ, एंश्योर इट्स आइदर व्हाइट अथवा लाइटर व्हाइट शेड, दैट कैरीज अ गुड मैसेज। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने टॉप टू बॉटम, हाँ एक चीज रह गई, मोजे का कलर, सॉक्स। सो वो भी अगेन हो सके तो ब्लू ब्लैक इस तरह का, व्हाइट कलर का मोजा न पहने, ज्यादा अच्छा है। सो ब्लू ब्लैक और इस तरह के शेड, डार्क शेड का सॉक्स, इट्स एक्सेप्टेबल एंड मोर प्रीफर टू द पीपल। ठीक है, आप एक चश्मा पहनते हैं और अगर आप हेलो सर, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन। आप पूछिए ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन, शूज के बारे में तो, शूज के बारे में तो लेस वाले या बिना लेस वाले शूज, फॉर्मल जनरली शूज? लेस ज्यादा एक्सेप्टेबल है फॉर्मल वर्ल्ड में, लेस बिना वाला फॉर्मल कम माना जाता है, तो कोशिश करें कि लेस वाला शू पहने, इज मच एक्सेप्टेबल इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके सर, थैंक यू। जी, अब मैं बात कर रहा था स्पेक्स का। अगर मान लीजिए आपको चश्मा आ गया है, तो चश्मे की फ्रेम कोशिश करें कि एक नॉर्मल फ्रेम हो, बहुत ज्यादा डिजाइन वाली ना हो, वो भी ध्यान में रखना आवश्यक है, राइट। सो अधिकतर पॉइंट तो मैंने कवर कर लिया, अब कुछ बचा, टॉप टू बॉटम में लगभग सारे ऊर्जे पुर्जे तो कवर हो गए। Well, anyone having any other questions, so feel free to ask. देवियों,
सो वाज इट वर्थ, आपको लगता है कि जो मैंने जितनी आपसे बातें की आपके काम की थी? कितने लोगों को लगता है काम की थी? अगर आपको लगता है तो एक यस सर, बार यस यस, सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। फाइन। हाँ, एक चीज आईब्रो यस रह सर। गया है। यस, आईब्रो रह गया है। लड़कियां तो वैसे आईब्रो सेट करके जाती हैं, लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके आईब्रोज हैं तो आप जब हेयर कट करवाने जाते हैं इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले, तो आईब्रो भी उनको बोलिएगा, बिल्कुल लड़कियों की तरह सेटअप नहीं करवाना है, पर अगर इधर उधर थोड़ा बहुत निकला हुआ है तो उसको आप सेट करवा लीजिएगा, ये सेट करवा लीजिएगा। कई लोगों के गर्दन पे बाल रहता है, वो सेटअप करवाइएगा। कुछ चीजें मतलब आई मीन एक डिसेंसी दिखनी चाहिए। नाक में से कई लोगों के बाल निकले होते हैं, उनको स्वयं को पता नहीं होता, अपने ही लेजर मार रहे होते हैं, राइट। सो वो अगर आप मुस्टैच रखते हैं तो मुस्टैच को बढ़िया सेट करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपके मूंछ के बाल दांत से टकरा रहे हो, इट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक। तो ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। यदि आपको कॉफी या चाय ऑफर की जाती है इंटरव्यू के टाइम पे, मना कर दीजिए। 2 कारण है। एक तो कई बार हमको फॉर्मली पता नहीं होता है कि चाय पी कैसे जाती है, उसी समय पी रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। तो बेटर अवॉइड, काहे को सीखें और काहे को उसमें हम अननेसेसरी पड़े। तो कोशिश करिए कि ये सब चीजें यदि ऑफर भी होती हैं तो आप मना कर दें। ठीक है निहारिका जी, वाज इट फाइन? यस सर, वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस। सागर जी कैसे हैं आप? फाइन, बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। अरे हिरेंद्र दास जी? सर बढ़िया। थैंक यू। सो वेल, सो इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हो सके तो 2 सेट कपड़े जो भी आप इंटरव्यू के दिन पहनने वाले हैं, 2 सेट कपड़े अलग से रखिएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस दिन हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो सेट मैंने कपड़ा रखा है, जब मैंने निकाला उसी समय या तो उसमें कहीं पे दाग लग गया है, अथवा तो कोई ना पोर्शन, या तो बटन टूट गया है, या तो कहीं पे सिलाई निकल गई है। ऐसी सब चीजें कई बार होती हैं। तो आप अभी से 2 सेट कपड़े पूरा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ध्यान से सुनिएगा, टॉप टू बॉटम पूरा 2 सेट कपड़े अलग से निकाल कर एक बैग में आप उसको रख दीजिएगा। इंटरव्यू के 2 दिन पहले करेंगे, ये सब गलतियां नहीं करने की। शू पहले मैं बता चुका हूं, उसकी प्रैक्टिस करके और पाँव से हैबिचुएट करके उसको पॉलिश करके रख दीजिएगा। अपने इंटरव्यू के दिन के 2 सेट पूरा तैयार होना चाहिए, राइट। तो उसको अलग से आप रख दें तैयारी करके, ताकि उसके लिए सोचना ना पड़े मुझे इंटरव्यू के दिन। उस दिन मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूं, एकदम तैयार हूं मैं बैटल के लिए, ठीक है। सो विद दिस, कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है। मैं एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो चैलेंज लिया है, हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना मजबूत वो बनता है। लोहा जितना तपता है उतना मजबूत वो बनता है। सोने को जितनी आंच लगे उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम रामकृष्ण के वंशज हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। हर संघर्ष सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आप लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की है, ये एक बड़ा संघर्ष है और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग सफल होंगे। लेकिन ये सफलता एक बड़ी ही कठिन परिश्रम मांगती है, जो आज तक आपने किया है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। लास्ट की कुछ सेकेंड्स की बैटल बाकी है, इसकी तैयारी करें, क्योंकि कई बार लास्ट के 1-2 ओवर ही टीम को सफलता भी दिलाती हैं और असफलता भी दिलाती हैं।
तो अंतिम एक आध ओवर आपके पास बचा है, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ अपने को खेलना है, पूरे कंसंट्रेशन, धैर्य के साथ, स्माइल के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ। विशिंग ऑल द बेस्ट। भगवान आप लोगों की खूब सारी मदद करे। प्रमुख एकेडमी की तरफ से आप लोगों के इस पूरी प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका आभारी हूं। आपके बेहतर भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you, sir.